हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 में। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। वापस से कहेंगे कि इस लेक्चर के दौरान आपको लिखना नहीं है, यानी लेक्चर के दौरान नोट्स नहीं बनाना है। आपको लेक्चर के बाद नोट्स बनाना है। नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे साहिद सर बायोलॉजी करके, या फिर आप हमको मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को बिना समय को वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबू कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। क्रिस्टल लैटिस की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस। अब क्या कह रहा है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस, एक पॉइंट का एक रेगुलर अरेंजमेंट 3D स्पेस में इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। और दीज पॉइंट आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। और वो जो पॉइंट्स होता है उस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। विच रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि बाहर से अगर आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं तो वो बिल्डिंग जो है वो आपका बाबू लैटिस है, और उस बिल्डिंग के अंदर जो रूम्स है वो क्या है बाबू, यूनिट सेल है। और जो रूम्स के पॉइंट्स है वो क्या है, लैटिस पॉइंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने डायग्राम लगा दिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है बाबू, ये जो है आपका लैटिस पॉइंट है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका बाबू लैटिस है। और उसमें से एक स्ट्रक्चर को अगर हम निकालें, मतलब एक रूम को निकालें, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है लैटिस पॉइंट। तो एकदम क्लियर है, यूनिट सेल क्या होगा, लैटिस क्या होगा, और लैटिस पॉइंट क्या होगा। आइए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस में कह रहा है कि एन यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज बाय इट्स एज ए बी सी इंटरफेसियल एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखो क्या होता है कि यूनिट सेल्स में क्या देखने को मिलता है हमको, है ना, यूनिट सेल में एजेस देखने को मिलते हैं। 3 एज होता है, ए बी सी, यानी कि एक लेंथ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ उनमें एंगल्स भी होता है, और एंगल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा और गामा से, डिपेंडिंग ऑन एज एंड इंटरफेसियल एंगल। अब क्या कह रहा है कि एज और इंटरफेसियल एंगल के डिपेंड करते हुए देयर एग्जिस्ट 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टोटल जो है कितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये चीज़, ये डिपेंड कर रहा है एजेस के ऊपर, यानी कि जो ए बी सी जो तुम्हारा एजेस था उसके ऊपर, और इंटरफेसियल एंगल यानी कि अल्फा बीटा और गामा जो था उसके ऊपर डिपेंड करते हुए टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है बाबू। एंड डिपेंडिंग on the type of unit cell along with crystal system there exist total 14 type of lattice। और टोटल हमारे पास 14 लैटिस होता है। 14 क्या होता है बाबू, हमारे पास लैटिस होता है, यानी कि 14 लैटिस होता है। और उस 14 लैटिस को हम लोग कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। क्या कहते हैं बाबू, उस 14 लैटिस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। अब टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं कि टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। तो कह रहा है प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जो पहला हमारा है वो क्या है बाबू, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जिसे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है बाबू, एक जब क्यूब हम लोग ड्रॉ कराते हैं तो एक क्यूब के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पे क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहा है एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। क्यूब के कॉर्नर्स पे क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में याद आपको रखना है कि सिर्फ और सिर्फ क्यूब का जो कॉर्नर है ना, क्यूब का जो कॉर्नर है वहां पे जो एटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ये बात। और दूसरा है बाबू तुम्हारा बॉडी सेंटर क्यूबिक, यानी बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, साथ ही साथ बॉडी सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है। तो कह रहा है एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे ऑफ अ क्यूब, यानी कि एक क्यूब के, एंड 1 एटम एट बॉडी सेंटर, और एक एटम जो है वो बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा कुछ इस तरीके से। तो एटम्स जो है कॉर्नर्स पे तो है ही है भैया, एटम्स जो है कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन बॉडी सेंटर में भी, याद रखिएगा, बॉडी सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब तीसरा है बाबू फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें क्या होता है कि देखो 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, 8 एटम्स जो है 8 अलग अलग कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ जो रूम को देखो, तुम किसको देखो, रूम को देखो। यूनिट सेल का मतलब क्या है, रूम। तो रूम को देखोगे तो तुमको रूम में जो है 6 फेस दिखेगा। मतलब एक फेस, मान लो ये रूम में जहां बैठे हुए, एक फेस मेरे सामने,
ठीक है, एक फेज मेरे पीछे 2 फेज, एक फेज मेरे ऊपर 3 फेज, एक फेज जो है मेरे नीचे 4 फेज, एक फेज मेरे इस तरफ 5 फेज और एक फेज जो है मेरे इस तरफ। तो टोटल कितना फेज दिखेगा? 6 फेज दिखेगा। तो कह रहा है एटम्स जो है वो प्रेजेंट होगा एट द कॉर्नर, यानी एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे एज वेल एज एट द कॉर्नर ऑफ ईच फेज, और साथ ही साथ हर फेज के कॉर्नर्स पे भी, है ना, सॉरी, हर फेज के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, हर फेज के बाबू सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। देखो फिर से सुनो, कह रहा है इसमें कि एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही एफसीसी में, यानी जो हमारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें क्या होगा, एटम्स जो है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा फेस सेंटर है वहां पे भी प्रेजेंट होगा, है ना, फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। तो क्या लिख रहा है बाबू कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, और साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। किसमें ऐसा होगा बाबू? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। नेक्स्ट है हमारा एंड सेंटर्ड क्यूबिक। अब एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है समझोगे? एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एटम जो है वो प्रेजेंट होगा कॉर्नर्स के ऊपर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एनी टू फेस। अब क्या कह रहा है बाबू कि देखो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होगा, 8 एटम्स जो है 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ क्या होगा कि 2 फेस पे, याद रखिएगा किस पे, 2 फेस पे और प्रेजेंट होगा, और दोनों अपोजिट फेस, मान लीजिए कि एक ऊपर है तो एक नीचे, या फिर एक इधर है तो एक इधर, तो 2 अपोजिट फेस में भी प्रेजेंट होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है 8 एटम्स, 8 एटम्स जो है वो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है इस तरह से, साथ ही साथ यहाँ पे 2 अपोजिट फेस पे भी प्रेजेंट है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंड सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? एंड सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम था वो कौन कौन सा होता है भाई? तो वो होता है हमारा क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। ये 7 हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होता है। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है? 7 होता है। अब एक्सियल लेंथ ऑफ यूनिट सेल की बात करें, एक्सियल लेंथ की बात हो रही है ना, एज लेंथ की बात हो रही है, तो अगर ए बराबर बी बराबर सी है ना, क्या है बाबू? क्यूबिक में क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी होता है। टेट्रागोनल में ए बराबर बी, बट बी जो है डज नॉट इक्वल टू सी, और ऑर्थोरोम्बिक में ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी। फिर मोनोक्लिनिक में भी ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी। ट्राइक्लिनिक में भी ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी। ट्राइगोनल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और जो हेक्सागोनल है वहां पे ए इक्वल टू बी लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है ये बात? ये एज लेंथ होता है सबका, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इंटर एक्सियल एंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। और देखो शुरू के 3 में कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है कि तीनों में जो है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है। तो याद रखना इस सीक्वेंस में क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, इंटर एक्सियल एंगल्स। उसके बाद मोनोक्लिनिक में क्या होता है? अल्फा इक्वल टू बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा डज नॉट, है ना, गामा नहीं होगा 90 के बराबर। फिर वैसे ही अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा, और गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से आपको जो है इसको याद कर लेना है, ठीक है। फिर ट्राइगोनल का यहाँ पे दिया हुआ है, हेक्सागोनल का भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर ऑफ लैटिस इन द सिस्टम, हर सिस्टम में जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो किस क्रिस्टल सिस्टम में कितना लैटिस है? तो क्यूबिक में जो है वो टोटल 3 लैटिस होता है। कितना लैटिस होता है बाबू? 3। टेट्रागोनल में बाबू तो होता है तुम्हारा 2। फिर उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है वो किस में देखने को मिल रहा है हमको? ऑर्थोरोम्बिक में दिख रहा है। किस में देखने को मिल रहा है भाई? ऑर्थोरोम्बिक में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में कितना होता है बाबू? 2 होता है। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक में 1, फिर ट्राइगोनल में भी 1 और हेक्सागोनल में भी 1। इस तरह से जो टोटल है वो हमारे पास 14 ब्रेवियस लैटिस होता है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिस जो है वो 14 होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने निकाल के लिख लिया। अब कह रहा है कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम जो है वो कितना होता है? 7 होता है। टोटल ब्रेवियस लैटिस कितना होता है बाबू? 14 होता है। मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल कौन होता है? हमारा क्यूबिक होता है। मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल कौन सा होता है? ट्राइक्लिनिक होता है। क्रिस्टल सिमेट्रिक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, सबसे ज्यादा ब्रेवियस लैटिस किसमें दिखा था हमको? ऑर्थोरोम्बिक में। ज्योमेट्री जो है मैच बॉक्स की तरह किसका होता है? ऑर्थोरोम्बिक का होता है। तो ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आने का चांस है।
अब यहाँ पे एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, अब हम लोग एनालिसिस करते हैं यूनिट सेल का। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो है 8 कॉर्नर्स जो है हमारे पास, है ना, 8 कॉर्नर्स जो है, इन सभी कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम प्रेजेंट है, मतलब 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर। सबसे पहला पॉइंट हमको ये मिला कि 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, और शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स जो है वो 1/8 है ना। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स जो है वो क्या है, 1/8 है, मतलब कि जो है अब 1/8 है, मतलब ये हुआ इसका बाबू कि जो हमारे पास यहाँ पे एटम प्रेजेंट है वो एक हिस्सा यहाँ दिखा रहा है, एक हिस्सा दूसरी जगह दिखा रहा है, एक हिस्सा दूसरी जगह दिखा रहा है। इस तरह से 8 अलग अलग जगह पे एक एटम्स जो है अपने आप को दिखा रहा है। तो शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स जो है वो 1/8 है। और जब हम लोग जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, हमारे पास टोटल एटम्स हो गया, है ना। जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो हमारे पास 8 हो गया बाबू टोटल, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर। फिर उसके बाद 1/8 हो गया हमारा शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स। तो 8 इंटू 1/8 अगर करेंगे तो 8 से 8 गया तो इक्वल टू हमारा कितना बचेगा बाबू, 1 बचेगा। तो जेड इफेक्टिव जो है वो हमारा कितना आता है, 1 आता है। तो याद रखिएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड इफेक्टिव कितना होता है, 1 होता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बाबू, नंबर ऑफ नियरेस्ट या टचिंग नाइबर्स एटम ऑफ एन एटम। अब क्या होगा समझोगे, मान लो मेरे पास ये एक एटम है, इस एटम से कितना एटम टच में है वही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला एटम्स को, ठीक है, इस वाले को ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा। देखो इस वाले एटम्स को ले लिया, तो इस एटम से कितना जो है नियरेस्ट जो एटम है वो टचिंग में है, एक ये हो गया बाबू, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3। इसी तरह और क्या होगा, इसी तरह और बगल बगल में भी तो ये एक यूनिट सेल है। लैटिस में क्या होता है, कई सारे यूनिट सेल होते हैं, है ना। लैटिस क्या होता है, कई सारे यूनिट सेल के मिलने से बनता है लैटिस। तो कई सारा जो है हमारे पास क्या है, यूनिट सेल है, इसके बगल में भी यूनिट सेल होगा। तो एक में 3 है, तो और अगर बगल बगल में देखेंगे तो टोटल जो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब ये जो एटम्स है ये अपने नियरेस्ट 6 एटम से जो है वो क्या है बाबू, कॉन्टेक्ट में है ना, टच में है। समझ में बात, डायरेक्ट टच में है ये एटम्स अपने नियरेस्ट 6 एटम से। 3 तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 और आपका एक जो है इस तरफ आ जाएगा, है ना, एक जो है आपका इस तरफ आ जाएगा, एक जो है आपका इस तरफ आ जाएगा। तो टोटल 6 एटम्स से जो है ये क्या होता है बाबू, टच में होता है। इस वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि एक एटम से कितना एटम जो है टच में है ना, उसका जो नियरेस्ट नाइबर है, नियरेस्ट नाइबर है वो तुम्हारा कितना है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, उसी को हम लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नाइबर का मतलब होता है पड़ोसी, मतलब इस एटम का कितना पड़ोसी है ना, कितना नियरेस्ट नाइबर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो याद रखना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होता है, 6 होता है। क्लियर है यहां तक। अब रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए का माने क्या होता है बाबू, ए का मतलब होता है हमारा एज लेंथ, और आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम, और ए का मतलब क्या होता है, एज लेंथ। तो रिलेशन क्या होगा बाबू, ए बराबर 2r, यानी कि जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर 2r हो जाएगा। कैसे सर, तो यहाँ पे देखो, मान लो ये मेरे पास एक क्यूब है भाई, ये क्या है, एक क्यूब है, ये क्या है बाबू, एक क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो है एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से जो है एटम्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो है कुछ इस तरह से ऐसे करके होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो इसी तरह दो सर्कल दिख रहा तुमको, 2, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r। तो a बराबर यानी कि जो एज लेंथ है वो क्या हो जाएगा हमारा, एज लेंथ जो है वो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2r हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूँ तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्युपाइड है उसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, या फिर हम लोग पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं परसेंटेज के टर्म में, याद रखना। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 0.524 आता है हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। याद कीजिएगा कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसका वैल्यू कितना आता है बाबू, 0.524 आता है। और परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस यानी कि कितना परसेंट ऑक्युपाई किया हुआ है स्पेस को। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि एक यूनिट सेल में एटम कितना परसेंट स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है, भरे हुआ है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, पैकिंग फ्रैक्शन कह रहे हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस है, जो कि कितना होगा, 52.4%। यहाँ पे लिखा हुआ 0.524, मतलब जो है ये इसके क्या
है, बराबर ही है। अच्छा, वाइड स्पेस का मतलब क्या होगा, परसेंटेज ऑफ वाइड स्पेस। वाइड स्पेस का मतलब कि उसमें एम्प्टी जगह कितना है, खाली जगह कितना है, तो खाली हो जाएगा बाबू 47.6%, इतना जगह जो है उसमें खाली होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.4%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितना होता है, 52.4% होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। वो परसेंटेज है, जितना परसेंटेज जो है यूनिट सेल का स्पेस फील्ड है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कह रहे हैं इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, और नॉर्मली उसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। देखो, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में बस यही डिफरेंस है कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज के टर्म में होता है और पैकिंग फ्रैक्शन नॉर्मली होता है। क्लियर है यहां तक? अब नोट में क्या कह रहा है कि मोर विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन देन द सरफेस इज देन द स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्पैक्ट। अब क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा जो है यूनिट सेल में पार्टिकल्स भरे होंगे, उतना ज्यादा जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाबू बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी बीसीसी का। बीसीसी में भी क्या होता है कि 8 एटम्स जो है 8 कॉर्नर पे होंगे, साथ ही साथ एक एटम जो है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ये बात हमको क्लियर है पहले ही सर, है ना। तो शेयरिंग ऑफ कॉर्नर जो है इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और शेयरिंग ऑफ बॉडी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 8 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसको काटा तो कितना बचा भाई, 1 बचा। 1 + 1 जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो डेट्स वाई यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव का वैल्यू आता है वो हमारा क्या होता है, 2 आता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में कितना होता है, 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब वापस से बता रहे हैं, नियरेस्ट नाइबर एटम। नियरेस्ट नाइबर एटम, इस एटम्स के कांटेक्ट में कितना एटम और कांटेक्ट में है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होता है, इसमें 8 होता है। याद रखिएगा, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। और सिंपल क्यूबिक में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की बात करें तो ए बराबर होता है हमारा एच लेंथ और आर इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ एटम। तो 4r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √3a। और ये जो बॉडी डायगोनल है ये कितना होता है बाबू, हमारा √3a होता है। यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 68% होता है। मतलब ऑक्युपाइड स्पेस जो है वो 68% है। इसका मतलब जो खाली स्पेस है यानी एम्प्टी स्पेस, यानी जिसे हम लोग वाइड स्पेस कहते हैं, वो कितना है, 32% है। देखिए, सवाल डायरेक्ट आता है आप लोग के एग्जाम में, पूछता है डायरेक्ट कि बताओ बीसीसी में जो है ऑक्युपाइड स्पेस कितना होता है, तो 68%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो 68%। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, तो 68%। वाइड स्पेस जो है वो कितना होता है, 32%। इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। फिर उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक की बात करें, एफसीसी की बात करें तो वो क्या होता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ कॉर्नर जो है 1/8 है और शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर जो है वो 1/2 है। जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो 8 = 1/8, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 8 = 1/8 प्लस हमारे पास 6 × 1/2। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू, 8 से 8 गया, ठीक है, 1 बचा। यहाँ पे जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 3। तो हमारे पास 1 हो गया प्लस 3 हो गया, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव का जो वैल्यू आएगा वो हमारा यहाँ पे कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 12 होता है। याद रखिएगा, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए यानी कि एज लेंथ, आर यानी कि रेडियस, इन रेडियस ऑफ एटम है ना। तो एटम का जो रेडियस है और एज लेंथ जो है उसके बीच का जो रिलेशन है वो कितना होता है, 4r = √2a, या फिर इसी को हम लोग a = 2√2r लिख सकते हैं। अब पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो वो कितना होता है, 0.74%। ऑक्युपाइड स्पेस जो है वो 74% हो जाएगा। और वाइड स्पेस की बात करें तो टोटल हमारे पास 26% हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास यूनिट सेल है उसमें 74% जो स्पेस है वो ऑक्युपाइड होगा, भरा होगा, और जो खाली स्पेस है वो कितना होगा, 26% होगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करना दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद।